लो जी, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच का डे 3 भी ख़त्म हुआ। और जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि टेस्ट मैच को जिस तरह हम प्रोसीड करेंगे या जिस तरह डे 2 से डे 3 की तरफ टेस्ट मैच जाएगा तो पिच और मुश्किल होती जाएगी और ट्रिकी होती जाएगी और स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे इस पिच पे। ऐसा ही हुआ कि फ़र्स्ट सेशन के अंदर 7 विकेट्स ली हैं और वो सारी की सारी स्पिनर्स ने ली हैं। आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 291 पे ऑल आउट करके सेकंड इनिंग्स का आगाज़ किया और शुरू में ही अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। और अब अब्दुल्ला शफीक को ये कंसीडर करना चाहिए कि वो किसी प्रेशर में आ जाते हैं या क्या उनके साथ अभी मसले चल रहे हैं, उनकी फ़िटनेस का कोई मसला है या टेक्निक का मसला है। वो टेक्निक सही करें कोचेज़ के साथ कंसल्ट करके। साइम अयूब ने अच्छा स्टार्ट दिया दोबारा से, लेकिन वो अपनी उन स्कोर्स को लंबा नहीं कर सके। फिर कामरान गुलाम आए। कामरान गुलाम ने भी अच्छी शॉट्स मारी, इंग्लैंड बॉलिंग को प्रेशर में लाए, लेकिन वो आउट हो गए और जाते हुए उनके मुंह पे एक मायूसी थी। और ये मायूसी नहीं नज़र आनी चाहिए, क्योंकि उनको अब अपने आप को ये कंसीडर करना चाहिए कि वो परमानेंट मेंबर हैं। अगर कुछ इस तरह का उनसे परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है तो इतना मसला नहीं है। एक तो हमारे पीसीबी के सर्कल के अंदर इनसिक्योरिटी भरी है कि जो भी नया लड़का आता है वो पहले अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करता है। तो अब उसको आज़ाद कर दें कामरान गुलाम को इस चीज़ से कि आप अब आउट किए जाएंगे टीम से। अब आप परमानेंट मेंबर हैं, आपके मुंह पे ये वाली मायूसी नज़र नहीं आनी चाहिए कि अगर मेरे से इस इनिंग्स में स्कोर ना हुआ तो मैं अगले मैच में खेलूँगा नहीं। ठीक है, अगली बात करें। बाद में सऊद शकील आए, मोहम्मद रिजवान आए, उन्होंने 30 ओड रन्स की इनिंग्स खेली, जो कि अच्छा थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते गए, हिस्सा डालते गए टारगेट के अंदर। बाद में नीचे से आए सलमान अली आगा, उन्होंने बड़ी अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली है और 70 और रन्स करके गए हैं। 60 to 70 के दरमियान में उनका स्कोर है। और सलमान अली आगा के साथ साथ दिया नुमान अली ने और साजिद खान ने। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये जो माइंडसेट अब बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, जो भी सारा कुछ हो रहा है, जैसा आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान ऑल आउट हो चुकी है और इंग्लैंड को 297 का टारगेट दे चुकी है और 2 आउट भी कर दिए 38 रन्स पे। 2 ओपनर्स आउट कर दिए इंग्लैंड के। और इस वक्त इंग्लैंड बहुत अंडर प्रेशर है और पाकिस्तान इस वक्त अटैकिंग पोजीशन में आ गया। और 2021 के बाद ऐसा पॉसिबल हुआ है कि होम के अंदर पाकिस्तान कोई मैच जीतने की पोजीशन में आया हुआ है। और ये सब पॉसिबल एक माइंडसेट से होता है। हमें ये पता था, हमेशा से हमें ये पता था कि हमने सारा अपना जो भी पिछले 10 साल 12 साल डोमिनेट किया था क्रिकेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो वो हमने किया था स्पिनिंग ट्रैक्स पे, शारजा दुबई के अंदर। हम वहाँ पकड़ लेते थे बाहर गोरों को ना, इन पिचेस, इस तरह की पिचेस बना के। पाकिस्तान में हम क्या कर रहे थे, हम अपनी बैटिंग को सपोर्ट करने के लिए बैटिंग पिचेस बनाते थे और बाहर से जो टीमें आती थी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमें मैच हरा के ले जाती थी। तो अब ये हुआ कि आकिब जावेद जो मीडिया पे बात करते थे कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाओ, खुश्क स्केयर बनाओ और फिर लाओ टीमों को, देखते हैं कौन जीत के जाता है। उन्होंने वही चीज़ इम्प्लीमेंट करवाई है। उन्होंने कहा हमने दोबारा इसी पिच पे खेलना है। ये ओबियसली अब इस पे क्रैक्स आएंगे और अगली जो टीम है वो स्ट्रगल करेगी हमारे ख़िलाफ़। और मुझे यही हमेशा अपने लेजेंड से एक मसला रहा है कि जब वो टीवी के ऊपर आते हैं तो उनके दावे कुछ और होते हैं, जब वो किसी डिसीजन पोजीशन में आ जाते हैं पीसीबी के अंदर तो वो कुछ और फैसले करने लग जाते हैं। लेकिन आकिब जावेद ने जो उनका स्टांस मीडिया के अंदर था वही उन्होंने वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करवाया और हमें इस चीज़ का फ़ायदा भी हो रहा है। अब हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे स्पिनर्स तैयार करें। हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं, साजिद खान है, नुमान अली है, अबरार अहमद है, जाहिद महमूद है। ये सब अच्छे हैं, लेकिन इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खिलाएं डोमेस्टिक के अंदर, ताकि अब हमारी एक स्पिनिंग अटैक तैयार हो। और हमारे बैट्समैन को अब चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को खेलने की आदत डालें, क्योंकि शुरू से ही ना एशिया के बारे में मशहूर है वो यही रहा है कि यहाँ के बल्लेबाज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। लेकिन हम रोड पिचेस बना के भूल गए थे स्पिनर्स को कैसे खेला जाता है। अब उनको चाहिए, बैटर्स को चाहिए कि अपनी मसल मेमोरी वापस लाएं स्पिनर्स को खेलने की, स्पिनर्स को खेल के अच्छा स्कोर किया करें और दूसरी टीम को यहाँ ला के फंसा लिया करें स्पिनर्स के ख़िलाफ़। तो काफ़ी अच्छे पोजीशन में अब पाकिस्तान है इंशाल्लाह। अब मुझे जो मेरी प्रेडिक्शन है वो यही है कि कल फर्स्ट सेशन और सेकंड हाफ सेशन में मैच ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि अब
बहुत मुश्किल हो गया इस पिच पे खेलना। पिच में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं और अब स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड बैटिंग पाकिस्तान बॉलिंग के ख़िलाफ़। और अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के डे 2 पर। बेंगलुरु के अंदर आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फ़ैसला किया और वो कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल सही फ़ैसला था कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। कल तक अभी बारिश हो रही थी और अभी पिच में भी मॉइस्चर था, तो बॉल को सीम भी मिलेगा और स्विंग भी मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, टीम सऊदी ने आते ही रोहित शर्मा को आउट किया और वो बॉल अनप्लेएबल थी। रोहित शर्मा खुद शौक हो गई ये बॉल देख के, और कोई भी बैट्समैन होता रोहित शर्मा की जगह तो वो आउट ही होता, क्योंकि उस बॉल का कोई जवाब नहीं था। बहुत ज़्यादा गैप था रोहित शर्मा के बैट के और बॉल के दरमियान में। फिर बाद में जो बाकी बैट्समैन आउट हुए हैं, जिस तरह जायसवाल आउट हुआ है या सरफराज खान आउट हुआ है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए हैं। और जो विराट कोहली की विकेट थी वो एक्सेप्शनल कैच की वजह से, वो कैच असल में वो फील्डर की विकेट थी। बॉलर ने इतनी एफर्ट नहीं की जितनी फील्डर ने एफर्ट डाली है। और अब एक चीज़ इंडिया को समझ लेनी चाहिए कि हर टीम बांग्लादेश की तरह नहीं होती कि आपके टॉप 6 अगर वो आउट भी कर दें तो नीचे से रविचंद्र अश्विन और जडेजा लंबा स्कोर कर जाएंगे। ये न्यूजीलैंड टीम थी और इन्होंने उस जो आपका बैटिंग क्लैप्स हुआ था उसका फ़ायदा उठाते हुए नीचे आपकी टेल भी जल्द से जल्द आउट की। इंडियन क्रिकेट के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ कि 5 बैट्समैन 0 स्कोर पे आउट हुए हैं। विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये 5 बैट्समैन 0 पे आउट हुए हैं, डक पे आउट हुए हैं। और पूरी इंडियन टीम 46 पे आउट हो चुकी है ऑल आउट। और न्यूजीलैंड ने आती अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली है और सेफ साइड खेली। पहले तो अपनी लीड ख़त्म की, उसके बाद फिर अब 180 फॉर 3 और डे 2 का अख्ताम हो चुका है। न्यूजीलैंड इस वक्त लीड ले चुकी है 134 रन्स की, जो कि इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर यही लीड कोई 300 तक चले गई तो इंडियन टीम ये मैच कभी भी नहीं जीत सकती। और इस वक्त भी ज़्यादा चांसेस 70% चांसेस न्यूजीलैंड के हैं और 30% इंडिया के हैं। तो बेस्ट ऑफ द लक इंडिया के लिए। इंडिया अगर इस गेम में कम बैक कर सकती है तो वो इसी तरह कर सकती है कि आप जल्द से जल्द आउट करें न्यूजीलैंड को और फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलें। फिर अब क्योंकि अब ये मैच आप इंडिया हार चुका है एक तरह से, अब इंडिया को अटैकिंग क्रिकेट खेल के अगर ड्रॉ करना चाहती है तो ड्रॉ ही कर सकती है, अब जीत नहीं सकती है वाली ये मैच। इंडिया ये मैच कभी जीत नहीं सकता। अब इंडिया की बैटिंग इससे अच्छा करने की कैपेबल है। पता नहीं क्या हुआ है इंडियन बैटिंग को कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में कैचेस दे के आउट हुए हैं। ये चीज़ मेरे लिए अलार्मिंग थी कि विकेट पे विकेट जा रही है, कोई खड़ा होने की सोच ही नहीं रहा। कोई थोड़ी देर पिच पे टाइम निकाले, पिच को असेस करे, पिच के हिसाब से खेलें, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मॉइस्ट है पिच के अंदर, पिच मुश्किल होगी खेलने के लिए, नए बैट्समैन के लिए भी। इसलिए जो वहाँ बैट्समैन थोड़ी देर टिका रहे वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें यूज़ करके उस पिच से फेमिलियर हो और फिर आके और फिर जब फेमिलियर हो जाए, सेट हो जाए, फिर अटैक करे। ये जाती अटैक कर रहे थे, इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी। अब न्यूजीलैंड के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैच जीतने की, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर इंडिया को हराना और स्पेशली टेस्ट मैचेस हराना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। तो अब न्यूजीलैंड इस पोजीशन में है कि वो इस मैच को जीत सके, तो अब उनको जीत लेना चाहिए ये मैच अटैकिंग क्रिकेट खेल के। और काफ़ी अरसे बाद फिर इस तरह होगा कि इंडिया अपने होम में मैच हारी होगी अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीत जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे।